अस्सलाम वालेकुम। हारिस ख़ान HK996 से हाज़िर है। आज है अगस्त की 17 तारीख़ है और मैं आज एक व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ कर रहा हूँ व्लॉग, और ये है मेरी तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक बड़े सीनियर थे पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल, उनसे मेरी, जिसको कहते हैं ना उर्दू में, बैठक हुई थी तकरीबन 2-2.5 घंटे की। तो उन ज़मानों में ही वॉज एक्चुअली, ये जो थे, ये ऑफिसर जो थे अब तो रिटायर हो गए, ये जो थे पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स हाल ही के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स में थे। यानी इनके क्रेडेंशियल्स, फ्लाइंग क्रेडेंशियल्स वर एग्जाम्पलरी। और ये शमशीर जो थे ना, वो कॉम्बैट कमांडर स्कूल के जो जाते हैं, कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं, जिनको शमशीर मिलती है, ये उनको मिली थी। वेरी एग्जाम्पलरी फाइटर पायलट। फिर वो एयर मार्शल बन गए थे। जब वो एयर मार्शल थे तो मेरी उन ज़मानों में उनसे बात हुई थी। उन्होंने ज़्यादा यानी वो J-10 का जो प्रोजेक्ट जो था, एक्विजिशन ऑफ J-10 प्रोजेक्ट, तो वो शुरू से तकरीबन J-10 आए 2022 में आए थे, तो लेकिन ये पिछले, उससे पहले 3-4 साल पहले उस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे। उसी की, उनकी वसासत के और उनकी टेक्निकलिटीज़ की वजह से तो वो JF-17 को लेके आए थे। और HQ-9P भी जो था ना एयरफोर्स का, उनकी प्लानिंग की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जब मेरी उनके साथ बैठक हुई थी, काफ़ी 2-2.5 घंटे की बैठक हुई थी, तो उसमें हमने कई, पहले तो उन्होंने थोड़ी सियासी बातें वगैरह की थी, लेकिन एक जगह पर हम लोग आके, जब J-10 आ गया था, इंडक्ट हो गया था, तो मेरा उनसे सवालात जो थे ना, वो J-10 के ऊपर ही थे। मैंने उनके साथ बैठ के एक, जिसको कहते हैं ना एप्पल्स टू एप्पल्स, सेब से सेब जो होते हैं ना, कंपैरिजन किया J-10CE का इधर और F-16 ब्लॉक 52 प्लस। और उस वक्त ब्लॉक 72 भी आ गया था, तो उनको टेक्निकली ये ऑफिसर जो हैं, ये ही वॉज इनग्रोस्ड इन दिस काइंड ऑफ टेक्निकलिटीज़। तो हमारी बात जो छिड़ी थी, वो ये हुई थी कि J-10CE और F-16V जो था, विक्टर जो अभी आया है 72 प्लस जो है, उनको हमने कंपेयर किया था एज अ स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म्स। स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म्स में ये होता है कि आप उनकी स्पेसिफिक्स को कंपेयर करते हैं, आप उसके अंदर से टेक्निकलिटी जो है ना वो निकाल देते हैं। टेक्निकलिटी के अंदर सबसे अच्छी जो होती है ना, अव्वल दर्जे की टेक्निकलिटी का जो एस्पेक्ट जो होता है ना, वो होता है पायलट। उसको आप निकाल देते हैं उसके अंदर से। अगर पायलट के बगैर इन जहाज़ों को स्टैंड अलोन खड़ा होके कंपेयर किया जाए, ये किस तरह होंगे, पायलट को भी निकाल दिया। और उसके बाद आप उसके जो होते हैं ना, वो फोर्स मल्टीप्लायर्स जो होते हैं, जो बाहर से आउटर फ्लैंक्स फोर्स मल्टीप्लायर जो होते हैं, जिस तरह AWACS हुआ, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर हुआ, जैमिंग्स वगैरह हुआ, वो जो है ना, उनको भी आप अलग कर देते हैं। फिर आप उनको एज अ प्लेटफॉर्म, स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म, उनको बैलेंसली आप उनको कंपेयर करते हैं कि इनके स्पेसिफिक्स क्या हैं, ये किस तरह जंग होती है इनके अंदर दरमियान। अगर आप इनको नहीं करेंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो हाउ आर दे गोइंग टू फील्ड आउट कि जंग के अंदर कैसे ये करेंगे। इसमें एक बात बताता चलूँ, मेरी उनसे अभी तो थोड़े दिन पहले भी बात हुई थी। तो जब ये मई का जो मसला हुआ था, तो उनकी रीडिंग बहुत वो थी, फोकस थी। और उन्होंने रीडिंग में एक बड़ी खूबसूरत बात बोली। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान जो थे ना, ये जब राफेल भी लेके आए थे ना, राफेल से पहले भी सुखोई 30 और मिराज 2000 के पास जो हैं, वो जो भी अपग्रेडेड हैं, मिराज 2000 से MiG-29 और सुखोई 30, इनके अंदर हिंदुस्तान की एयरफोर्स के अंदर एक प्रॉब्लम है। ये उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था ये उनको प्रॉब्लम जो थी, ये इनको बताई गई थी जब पाकिस्तान 2014 और 16 में नेल्स एयरबेस गए थे, ये रेड फ्लैग की ट्रेनिंग में गए थे। तो अमेरिकन पायलट्स ने पाकिस्तानी पायलट्स के साथ बैठ के ये उनकी
उससे पहले जो थे हिंदुस्तान से जो थे ना सुकोई 30 आए थे वहाँ, MKI रेड फ्लैग में। तो उसके ऊपर एक यूट्यूब का वायरल हो गई थी जिसमें अमेरिकन US एयरफोर्स के पायलट्स ने सुकोई 30 को कहा कि ये जो है ना इट इज़ मोर और लेस अ जंक, और जिस तरह हिंदुस्तानी इसको लेके आए ना, ये उसको स्टैंड अलोन लेके आए थे सिर्फ। तो ये अमेरिकनों ने बताया था पाकिस्तान को कि ये स्टैंड अलोन लेके आए थे, अगर ये इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं अपने स्ट्रेटजीज़ के अंदर या डॉक्ट्रिन्स के अंदर, तो ये स्टैंड अलोन जो है ना, ये स्टैंड अलोन की जो जंग जो थी वो ज़्यादा 60 और 70 की दिहाई में होती थी स्टैंड अलोन की। उसमें F4 फैंटम्स, F14s, F15 जो अल्फ़ा ब्रावो जो थे, मिराज 2000s भी, और ये जो थे ये स्टैंड अलोन की तरह का आते थे। लेकिन बाद में जो था उनको उन्होंने डॉक्ट्रिन्स, स्पेशली वियतनाम की वॉर के बाद उन्होंने उसको एज अ डॉक्ट्रिन स्ट्रेटजी बनाया, दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर्स उनके साथ लेके आए कि ये किस तरह अवॉइडेंस हुई थी। इस वजह से थोड़ा तारीख़ का अगर मुताला किया जाए तो वियतनाम में अमेरिका के पास ओवरवेलमिंग एयर सुपियोरिटी थी, ओवरवेलमिंग। F4, B-52s, F4 F105, F106, इन्होंने तकरीबन सब अपने एरियल वॉरफेयर के ना हथियार इस्तेमाल किए थे नॉर्थ वियतनाम के ऊपर। इसके बरक्स जब एक इनका ऑपरेशन शुरू हुआ था अमेरिकनों का, उसका नाम था ऑपरेशन लाइनबैकर, और उनका बेसिक मकसद ये था कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉर्थ वियतनाम का उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और उसमें उन्होंने ये किया था स्टैंड अलोन, उन्होंने B-52 बॉम्बर्स जो थे ना गुआम से फ़्लाइट की थी। मैं उसका दिखा दूंगा आपको यहाँ कि गुआम कितना दूर है वियतनाम से, फुली लोडेड विद डम बॉम्ब्स, तकरीबन 50-55 हज़ार पाउंड तक का पेलोड था ना, वो जाके वहाँ बॉम्बिंग करते थे। पहले 2-3 उनके जो राउंड्स थे बॉम्बिंग के वो बहुत अच्छे गए, इससे वियतनामीज़ को नहीं पता था कि ये आ रहे किस तरह, किधर जाते हैं। तो एक दिन वो आ गए, नॉर्मली रात को आते थे, एक दिन वो आ गए दोपहर के वक्त। उनसे कोई प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको वेदर नहीं मिल रहा था, लेकिन उनके पास एक विंडो आ गई थी अमेरिकनों के पास B-52 बॉम्बर्स की। तो वो दोपहर को आ गए थे, तकरीबन 3 से 5 बजे के करीब वो आ गए थे। और अमेरिकनों के पास इतना उनको वो था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था B-52s के ऊपर। उसके पीछे उन्होंने टेल के ऊपर उन्होंने गैटलिंग गन का एक वो लगाया हुआ था, CIWS सिस्टम लगाया हुआ था B-52s के पास, कि अगर कोई जहाज़ वहाज़ आएगा पीछे से तो हम इससे इनको टेक केयर कर लेंगे। और फिर उन्होंने F4 फैंटम्स की भी उससे कैप ली हुई थी। लेकिन वो जब वो आई, उसकी विंडो आई ना, तो वो जो था एक पायलट था नॉर्थ वियतनामीज, मैं उसका नाम भी यहाँ लगा दूंगा। उसने, वो टेक ऑफ हुआ था, कैप कर रहा था, उसने उस विंडो के अंदर विजुअली B-52s को देख लिया था उसने। और विजुअली जब उसने देखा और उसने ये देखा कि भाई ये स्टैंड अलोन खुद ही आ रहे हैं, F4 फैंटम जो थे वो दूर थे या पता नहीं ऊपर बादल थे उस वक्त, उसने खुद जाके ना एट अ टाइम उसने 3 B-52 बॉम्बर्स को, उसने 2 को तो उसने शॉट डाउन कर दिया था। एक इतना डैमेज था कि वो वापस टर्न होते करते वो जाके थाईलैंड के अंदर वो क्रैश कर गया था। तो बेसिकली उसने 3 शॉट डाउन किए थे। और फिर उसने लैंड करके उसने एक और चीज़ बता दी थी कि B-52 बॉम्बर्स जो थे अमेरिकन एक पैथ के थ्रू आ रहे थे, ये 32-35 हज़ार फीट के ऊपर आके हनोई के ऊपर आके वो एक टर्न करते थे, उस टर्न से पहले वो अपने बॉम्ब बैग खोल देते थे। उसने ये उनकी जो थी ना टेक्निकलिटी जो थी ना, उसने अपने सैम सिस्टम्स को वो लोग को बता दी थी। उसके बाद अमेरिका ने उस दिन के बाद से, जब उन्हें ऑपरेशन लाइनबैकर था, तकरीबन 25 से 28 दिन चला था, उनके सैम सिस्टम्स जो थे नॉर्थ वियतनामीज ने, उन्होंने 12 B-52 बॉम्बर्स गिराए थे, 12। इससे जब अमेरिकनों को भी नहीं पता चल रहा था कि इनको किस तरह पता चल रहा है कि हम यहाँ आ जाते। तो फिर बाद में जो था, मैं ये बात आपको तारीख़ का हिस्सा इस वजह से बता रहा हूँ कि ये स्टैंड अलोन के अंदर ना बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती। तो
वो जो अमेरिकन जो पायलट जो थे नेलस एयरबेस के ऊपर रेड फ्लैग के ऊपर, उन्होंने बताया कि ये हिंदुस्तानी सुखोई 3130 MKI को जो लेके आए, ये स्टैंड अलोन लेके आए। पाकिस्तानी जो थे, ये मुझे एयर मार्शल साहब ने बताया था कि पाकिस्तानी जो थे ना, दे अंडरस्टूड दिस कि यार ये तो स्टैंड अलोन के ऊपर आते, तो ये उनको आ गई थी। फिर उस बुनियाद के ऊपर जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे ना, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने शुरू से स्टैंड अलोन नहीं किया था, वो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जाते थे। 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, और ये जो 2019 का हुआ था, ये पाकिस्तानियों ने बड़े कॉन्सेंट्रेटेड तरीके में स्ट्रैटेजी करके ऑपरेशन स्विफ्ट रॉक जो था ना, इन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किया। इससे से ये स्टैंड अलोन नहीं आते, हिंदुस्तानी स्टैंड अलोन आते थे। तो वो जो मेरी बात हुई है कुछ अर्सा पहले, मई जून में, उन्हीं से, तो उन्होंने कहा देखा हमको पता था कि ये स्टैंड अलोन आएंगे, और वो हुआ यही कि सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और मिग 29 जो थे ना, हिंदुस्तानी स्टैंड अलोन के उसके ऊपर आए। जब पाकिस्तानियों पाकिस्तान की फ़ज़ाई ने उनको मार गिराना शुरू कर दिया ना, दे पैनिक्ड। और वो जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला था कि 2 दिन तक हमने अपनी एयरफोर्स ग्राउंड की हुई थी, पूरी एयरफोर्स वेस्टर्न विंग पूरा उनका ग्राउंड हुआ था। उसमें एक और एयर मार्शल थे, उनका मैंने तज्जिया पढ़ा था, वो बहुत सही बात बोल रहे थे कि जब ये ग्राउंड हो चुके थे, हमको इनिशिएट लेना चाहिए था, इनको ग्राउंड के ऊपर इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, इनकी आधी से ज़्यादा एयरफोर्स कर देनी चाहिए। अब वो सियासी जो हमारे लोग जो हैं, और काफ़ी जो ऊपर वाले भी जो है, ये फील्ड मार्शल वगैरह जो है, ये डर जाते हैं, नहीं ये नहीं कर दिया, अगर ये कर दिया तो उन्होंने ये कर देना, ये कर दिया उन्होंने ये कर, भाई वक्त आया आप करते हैं, बात की बात में देखी जाएगी। अगर उसको अवेल कर लेते तो मोर और लेस तकरीबन 100-125 जहाज़ अगर पाकिस्तान एयरफोर्स उनका ज़मीनी में तबाह कर देता, तो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ हेडेक जो होता है ना, सर में दर्द जो होता है, वो ख़त्म हो जाता। भाई अभी इनको और जहाज़ लेके आने पड़ेंगे। खैर वो हो गया पास में, उसमें सोच लेना चाहिए था। तो अब मैं आ रहा हूँ स्टैंड अलोन। तो स्टैंड अलोन में जो पहले मैं कंपेयर करना चाहता था ना, मैं राफेल को और J10CE को करना चाहता, लेकिन जब मैंने अपनी उसके दोनों का डाटा पढ़ा ना, स्पेसिफिक डाटा पढ़ा, राफेल जो था ना, वो उसका पल्ला हमेशा भारी था J10 से, और उसकी एक वजह यह थी कि हिंदुस्तान ने इस वजह से राफेल लिया था कि वो स्टैंड अलोन काम कर सकता है, लेकिन उसकी शॉर्टकमिंग्स उन्होंने खुद ही दिखा दी कि अगर वो स्टैंड अलोन जग गया तो उसने क्या किया क्या नहीं किया। वो अलग बात है कि उन्होंने स्टैंड अलोन ने स्कैल्प और वो दूसरे हैमर वगैरह मिसाइल्स उन्होंने फायर कर दिए थे। दैट वाज पैनिक, कंप्लीट अटर पैनिक। फायर करके भाग गए। ब्रह्मोस भी फायर किया उन्होंने। एक इजरायली भी था रैम्पेज बैलिस्टिक मिसाइल, वो सुखोई 30 MKI पर लगाया हुआ था, वो भी उन्होंने मारे। और उसके जो थे वो ब्रह्मोस और ये जो रैम्पेज जो मिसाइल है वो उन दोनों में एक बड़ी शॉर्ट कमिंग है। उनके अंदर एक हिस्सा जो है ना वो लिक्विड फ्यूल का है, और वो लिक्विड फ्यूल जो है ना वो जब तक उसको फिल करते हुए जो फायर करते हैं ना तो उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है, वो रेंज के अंदर नहीं आता, रेंज के बिफोर द रेंज वो फिजल आउट कर जाता है। तो खैर, तो मैंने राफेल को J10 से हटाया। मैंने राफेल को इस वजह से हटाया कि अब हमको उसकी शॉर्टकमिंग्स पता चल गई हैं। अब वो भी सीख गए होंगे, होपफुली नहीं सीखे होंगे, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा बहुत तो सीख लिया होगा हिंदुस्तानियों ने। हमारा पैराडाइम जो है वो काफ़ी ऊपर चला हो गया कि अब ये सीख गए तो पता नहीं क्या करेंगे, तो उसके मुताबिक करें। मुझे पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग और डॉक्ट्रिन और स्ट्रैटेजी है ना, उसके ऊपर मुझे बहुत एतमाद है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एतमाद। वो कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि दे आर लेसर इन नंबर बट दे हैव अ लेसर इन वेट बट दे हैव अ बिग पंच, मारते ज़ोर से। तो ये एयरफोर्स का काम है। अब चलें J10CE और F-16 विक्टर ब्लॉक 72 को, उसको एज अ जिसको कहते हैं ना एज अ स्टैंड अलोन कंपेयर करते हैं। ये दोनों जो हवाई जहाज़ जो है ना, ये दोनों हवाई जहाज़ जो है ना, ये सिंगल इंजन है, और ये इनको दोनों को कहा जाता है मल्टी रोल फाइटर।
और इसमें दोनों में ये मैंने काफ़ी इसके ऊपर पिछले 2-3 दिन से मैं तहकीक 2-3 दिन से हफ्ते से मैं तहकीक कर रहा हूँ। इसके अंदर ये यूएस एयरफोर्स का जो उनका स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग जो है नेलस के अंदर, उन्होंने भी कई रिपोर्ट्स, पूरी रिपोर्ट्स उन्होंने नहीं दी हैं, लेकिन उन्होंने जो छोटे टिडबिट्स निकाले हैं ना, उसके अंदर ये ख़ासतौर पर मई के बाद ये उन्होंने एतराफ़ किया है कि J-10CE जो है ना, वो F-16 ब्लॉक 72 से अच्छा है एज अ स्टैंड अलोन, वो अच्छा है। वो उसकी उन्होंने काफ़ी थोड़ी बहुत उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसका असल मकसद ये है कि आजकल जो वो थोड़ा सा जुनून फैला हुआ ना कि अमेरिका से ब्लॉक 72 ले लेते हैं, उनको अपग्रेड कर देते हैं वगैरह वगैरह, ये मैं ये प्रूव करना चाहूँगा आपके सामने, अपने नाज़रीन के सामने, कि F-16 जो है ना वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। F-16 जो है वो 70 की टेक्नोलॉजी, 70 की, वो 1974 या 1975 में उसने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट की थी। बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट था, है भी, और उसको कहते थे लाइट वेट फाइटर प्रोजेक्ट जो था, वो यूएस एयरफोर्स ने 60s की दिहाई में जब वियतनाम की वॉर अरूज के ऊपर थे, उन्होंने कहा कि F-4 फैंटम और ये F-105 जो हैं ये बहुत बड़े हैवी जहाज़ हैं, हमको एक लाइट वेट छोटा फाइटर चाहिए, एक इंजन वाला जो ऐसे काम करे। तो थे काफ़ी आए थे उसके अंदर कई 2 इंजन वाले भी आए थे। एक आया था F-18L आया था, वो 2 इंजन वाला था F-18, वो बाद में लैंड वर्जन उसको कहते थे, लेकिन वो अच्छा नहीं था, यूएस एयरफोर्स ने F-16 ही लिया। अब F-16 की अच्छाई ये थी कि उसके अंदर जो एक इंजन जो लगा हुआ था ना, वो 2 इंजन लगे हुए थे F-15 में। वो प्रैट एंड विटनी F-100 जो था ना, रीहीट के साथ शुरू में 24 से 25 हज़ार उसकी पाउंड थ्रस्ट थी, बाद में उसकी इन्हेंसमेंट हुई थी, E-4 जो हुई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी की थी, उसकी थ्रस्ट जो थी ना 29,000 हो गई थी, 24 यानी 15,000 उसकी बढ़ गई थी, 5,000 बढ़ गई थी थ्रस्ट जो थी। मज़े की बात यह कि जब उन्होंने अमेरिकनों ने लॉकहीड, उन ज़मानों में ग्रमन ने जनरल डायनेमिक्स ने बनाया था ये F-16 जो था, उसकी जब पहली फ़्लाइट हुई थी तो वो टेस्ट पायलट जो था, जब वो उसने हॉट रन किया और उन्होंने कहा था कि तुम रनवे पर इसको रन करोगे, वो एयरक्राफ्ट जो था ना, उसका इंजन इतना पावरफुल था कि वो जब एक स्पीड पर आया ना, इट स्टार्ट टू फ्लाई ऑन इट्स ओन। तो वो फ्लाई बाय वायर सिस्टम था। वो पायलट जो था ना, टेस्ट पायलट, उसने बड़े ही अपनी महारत के साथ ना उस हवाई जहाज़ को नीचे रखा उसने, कहीं ये फ्लाई ना कर जाए। तो उसकी अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें ना, F-15 फर्स्ट टैक्सी फ्लाइट, आपको नज़र आएगी वो कि वो क्या हुआ था उस जहाज़ के साथ। उसने ज़रा सा टैक्सी किया, फुल आफ्टर बर्नर के साथ उसने टैक्सी किया, वो एंड के अंदर ना वो वॉबल करता हुआ एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था, लेकिन उसने उसको लैंड कर दिया था। अच्छा, दूसरी खासियत ये थी कि उन्होंने F-16 जब बनाया, उसके अंदर जब उन्होंने इजेक्शन सीट रखी ना, तो वो इजेक्शन सीट जो थी ना, फिर वो कैनोपी जब बंद हो रही थी ना, इजेक्शन सीट उसको बंद नहीं करने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा डिज़ाइन के अंदर फ्लॉ आया था, कंप्यूटर्स नहीं थे, हाथ से किया था। फिर उन्होंने अमेरिकन मार्टिन बेकर की सीट नहीं थी, किसी और अमेरिकन की सीट जो F-16 में लगी हुई है, उन्होंने फिर जनरल डायनेमिक्स ने उनको कहा कि आपको अब सीट ऐसी बनानी है जो 70% रिक्लाइन होगी, ताकि कैनोपी तो बंद हो जाए। तो इसी वजह से F-16 का जो पायलट जो होता है ना, वो 70% रिक्लाइन पर बैठता है। और उसके अंदर अच्छा ये है कि वन ही डज G5 और 6 करता है ना, तो वो जब पीछे बैठा हुआ होता है ना, तो वो ही कैन रेजिस्ट मोर G's। अगर वो पीछे बैठा बनिस्बत 90 डिग्रीज के ऊपर बैठा हो, तो वो ज़्यादा उसको रेजिस्ट कर जाता है। तो ये शुरू की बात थी ये F-16 की। J-10 का जो था ना, J-10 के अंदर एक बड़ी कंस्पिरेसी आई हुई, मैं यहाँ तस्वीर डाल दूंगा। एक इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का एक जहाज़ जो था, फाइटर का, उसको लावी बोलते थे। अगर उसको देखें और J-10 को देखें ना, वो लगते हैं कि एक ही J-10 एक ही कॉपी है। ये इजरायलियों का और अमेरिकनों का दावा है कि 80 की दिहाई में इजरायलियों ने जब ये एयरक्राफ्ट बना रहे थे,
तो उन्होंने उसके जो प्लान्स वगैरह जो थे J-10 से इसराइलियों से ख़रीद लिए थे, उसी की बुनियाद पर उन्होंने J-10 बनाए। ये बात जो है ना ये गलत है। अगर आप पीछे जाएंगे, मैं आपको यहाँ एक तस्वीर भी डाल दूंगा। एक चीनियों का प्रोग्राम था लेट 70s के अंदर, वो था J-9 का। वो ऑलमोस्ट J-10 CE जैसा है। उसके कनार्ड्स हैं, डेल्टा विंग है, कनार्ड्स हैं उसके। लावी के अंदर भी कनार्ड्स थे, कनार्ड्स आगे लगे हुए होते हैं, एलिवेटर्स जिस तरह आगे लगे हुए होते हैं। और एलिवेटर्स, रेयर एलिवेटर्स जो पीछे लगे होते हैं, कनार्ड्स जो होते हैं वो आगे किस्म के एलिवेटर्स लगे थे। रफेल और टाइफून के अंदर भी कनार्ड्स जो हैं वो आगे लगे हुए हैं। उससे मनूवर जो होती है बड़ी अच्छी होती है। उसके वो कनार्ड्स से ये होता है कि जब वन दे मेकिंग अ टाइट टर्न तो कनार्ड्स मूव होते हैं, उससे तो उसकी टर्निंग जो होती है ज़्यादा स्विफ्ट हो जाती है। उसका रेडियस ऑफ टर्न जो होता है ना एयरक्राफ्ट का बहुत हो जाता है, बहुत टाइट टर्न कर लेता है। उसी की वजह से इन्होंने ये चाइनीज़ ने, और जो बंदा जो था डिज़ाइनर जो था J-9 का, उसने आके J-10 के ऊपर भी काम किया। वो आगे चले जाते हैं, 80 की दिहाई में ये J-10 भी बन गया था। फिर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आए थोड़ा सा। स्पेसिफिकेशंस के अंदर ये है कि J-10 के अंदर एक क्रू मेंबर है, उसके ड्यूल सीटर भी है BS, उसके अंदर 2 हैं। F-16 के अंदर भी एक पायलट है, उसकी जो डेल्टा वर्जन जो है, जहाँ भी ब्रावो वर्जन, डेल्टा वर्जन जहाँ भी होती है, BND, वो 2 सीटर है। और 2 सीटर का दोनों एयरक्राफ्ट में यही है, BS के अंदर और ड्यूल के अंदर F-16, कि जो पीछे, आगे और पीछे पायलट के कॉकपिट की जो सेटिंग है ना, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। अगर आगे वाला पायलट नहीं उड़ा रहा है ना, तो पीछे वाला पायलट जो ना एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है 100%। तो इसके अंदर ये कैपेसिटी है। बाद में उन्होंने उसको अमेरिकनों ने ज़्यादा डेवलप करके सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के ऊपर वाइल्ड वीजल बनाया, फिर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस बनाया उन्होंने। तो उसकी अपग्रेड करते रहते थे, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से एक ही पायलट जो है, फोर्स मल्टीप्लायर जब आ जाता है, तो एक ही पायलट जो होता है ना, अपने MFDs मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस है ना, वो बहुत काम कर लेता है। वो पीछे के पायलट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, दोनों हवाई जहाज़ जो है ना, उसमें एक क्रू है J-10 CE में, और F-16 CA और C जो है, और E जो है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, उसके अंदर भी एक पायलट है। और वो जो नया जो है F-16 72 जो है, वो जो है उसके अंदर भी C और D जो है ना, आगे वाला जो पायलट जो है वो 1 सीटर जो है उसको C कहते हैं, ड्यूल सीटर को D कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक F-16 के बारे में एक बात बताते चलो। ये काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि ये F-16 के अंदर ये क्यों लिखा हुआ होता है आगे, यानी ब्लॉक 50/52, 40/42, 30/32, 70/72, ये क्यों लिखा हुआ होता है? जहां इवन नंबर है 72, उसका मतलब है इसके अंदर प्रैट एंड विटनी का इंजन लगा हुआ है। जो पाकिस्तान के पास है सब F-16, अल्फा ब्रावो और चार्ली डेल्टा है ना, इनमें सब में प्रैट एंड विटनी के इंजन लगे। कई एयरफोर्स जो हैं जो ब्लॉक 20, 30, 40, 50 उड़ाते हैं, उनके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा हुआ है। ये है डिफरेंस। 40, 50 और 52 के अंदर ये डिफरेंस है, इंजन डिफरेंस है। उनको पता चल जाता है अगर 52 है तो इसमें प्रैट एंड विटनी का इंजन लगा हुआ है, अगर 50 है इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा है। और वो दोनों इंजन जो है ना, उनकी कैपेसिटी और केपेबिलिटी ऑलमोस्ट पावर थ्रस्ट एक ही है, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उनकी लेंथ कितनी है। अब J-10 CE की लेंथ जो है ना 16.9 मीटर है, जो 55 फुट और 5 इंच की है। F-16 जो है वो थोड़ा छोटा है, वो है 49 फीट एंड 5 इंचेस, यानी 15.6 मीटर लंबा है। F-16 थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, इनकी विंग्स, इनकी लेंथ, विंग स्पैन कितना बड़ा है?
जो उनका विंग स्पैन है वो कितना बड़ा है। J10 का जो विंग स्पैन जो है, ये कनार्ड के साथ नहीं, सिर्फ विंग स्पैन, ये है 9.8 मीटर, जो बनता है 32.2 इंच का बनता है। F-16 का जो वो विंग एरिया जो है वो छोटा है, वो है 28 मीटर का है, स्क्वायर मीटर का है, और ये J10 का जो है 9.8 स्क्वायर मीटर है। और एक इसके बाद एम्प्टी वेट जो होता है ना, खाली इंजन के साथ, बग़ैर किसी ऑर्डिनेंस के, बग़ैर किसी पेट्रोल के, बग़ैर किसी पायलट के, जो ना जो J10 का जो वेट जो है ना वो 9,750 kg है, जो बनता है 21,495 पाउंड बनता है। ये जो है ये डाटा जो J10CE का जो है ना, इसके ऊपर अभी भी सवालिया निशान है कि इतना भारी है, इससे कम भारी, अभी भी सवालिया निशान है। F-16CD ब्लॉक 52 का जो एम्प्टी वेट जो खाली वेट जो है वो 18,900 पाउंड है, जो बनता है 8,574 kg। अच्छा, ग्रोस वेट जो होता है, पूरा ग्रोस वेट जो है उसका, वो J10 का जो है 14,000 किलोग्राम है, जो बनता है 30,865 पाउंड बनता है। उसके बरक्स F-16 का जो वेट जो है वो है 42,300 पाउंड्स, जो बनता है 12,020 kg का है। तो इन एसेंस जो है J10 जो है ना वो हल्का है F-16 से, उसकी मैं आपको अभी वजह भी बता देता हूँ। उसके बाद आता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्या होता है? मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ये होता है कि उन दोनों जहाज़ों के अंदर पायलट बैठा हुआ है, उसके अंदर फ्यूल जो है ना, उसका गैसोलीन जो है, पेट्रोल जो है, वो मैक्सिमम भरा हुआ है उसके अंदर। वो अगर उसके अंदर वो एक्सटर्नल 3 फ्यूल टैंक्स लगे हुए हैं, दोनों में 3 फ्यूल टैंक्स लगे, फुल वेपन्स लगे हुए हैं दोनों जहाज़ों के अंदर, उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है J10CE का जो है 19,227 kg है। उसके बरक्स जो है F-16 का जो है ना वो है 19,187 है। इसमें भी ये J10CE जो है ना ये भारी वेट करता है। अब इसके अंदर भी सवालिया निशान है J10 का। सर J10 की स्पेसिफिकेशंस नहीं पता है। उन्होंने चीनियों ने और पाकिस्तानियों ने उनको कई चीज़ें इनको नहीं बताते किसी को कि कितना वेट है जहाज़ का। उनको पता चल जाता है कि वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई ये जहाज़ अगर इसने टेक ऑफ किया फुल वेट है तो ये इतनी देर लॉइटरिंग कर सकता है, इतनी देर कैप मिशन कर सकता है बिफोर इट गोज़ इनटू रिफ्यूलिंग। अच्छा, फ्यूल कैपेसिटी जो होती है ना वो अलग होती है। उसके अंदर जो है ना फ्यूल कैपेसिटी के अंदर J10 जो है ना उसकी इंटरनल अंदर की फ्यूल कैपेसिटी उसके विंग्स के अंदर और जहाँ भी टैंक्स लगे ना वो है 4,950, और एक्सटर्नल उसके साथ मिला के अगर आप 3 ड्रॉप टैंक्स लगाते थे ना तो वो बढ़ के उस तकरीबन 1,600 लीटर और बढ़ जाती। अब फिर यही जो है ना इसके ऊपर सवालिया निशान है कि J10 का ये फिगर्स जो हैं ये सही हैं या ऐसी एस्टिमेट है। मेरे ख्याल से एस्टिमेट्स हैं, ये किसी को नहीं पता उसके बारे में। उसके बरक्स जो है F-16 की फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है। उसकी नोन जो जनरल डायनेमिक्स ने और अभी भी ग्रामन ने लॉकहीड मार्टिन ने उसको बताया हुआ है, उसकी कैपेसिटी 7,000 पाउंड है, बड़ी ज़्यादा है। और इसमें जहाँ मैं देख रहा हूँ ये डेटा, इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है उन्होंने कि वो जो F-16 ब्लॉक 80 है, E एंड एको एंड फॉक्सट्रॉट जो अमारात के पास है ना, उनकी जो है फ्यूल कैपेसिटी उनको वो जनरल डायनेमिक्स लॉकहीड मार्टिन ने उसको भी नहीं डिस्क्लोज़ किया कि वो उसकी फ्यूल कैपेसिटी किस तरह। जैसा वो अमारात
स्पेसिफिक जहाज़ बना, उसके अंदर कई सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने किसी को नहीं बताई, सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को बताई नहीं, और वो अमराती भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। अच्छा, अब दूसरी चीज़, इससे थोड़ा आगे चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी जाके फिर मैं एंड के अंदर एक अहम बात करना चाहता हूँ आपसे कि पावर प्लांट जो है, जो इंजन जो है, वो फ़िलहाल J10 के अंदर जो है ना, फ़िलहाल जब मेरी उन एयर मार्शल से बात हुई थी, उन्होंने उस वक्त कहा था मुझे, ये 2-2.5 साल पुरानी बात है, कि अभी जो है ना, अभी रशियन जो इंजन जो है ना वो लगा हुआ है उसके अंदर, इससे WS-10B जो है ना वो अभी तक आया नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि बाद में 2025-26 तक ना हम वो भी लगा देंगे। तो कोई अल्लाह आलम कि उन्होंने लगाया पाकिस्तान एयरफोर्स है नहीं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है कि लगाया नहीं। अच्छा, WS-10B जो है ना, उसकी जो मैक्सिमम थ्रस्ट जो है ना वो तकरीबन 29,835 है, और ये जो जनरल F-16 के अंदर जो लगा हुआ है ना प्रैट एंड विटनी का, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, उसकी जो है 29,200 कुछ है, कम है, थोड़ी सी कम है उसके अंदर। लेकिन अगर WS-10B लगा देते हैं ना, मेरे ख्याल से वो लगभग 30,000 पाउंड की आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट ले आएगा। अच्छा, इसके अंदर एक मैं आपको बात बताता चलूँ, वो है कि बड़ी अहम चीज़ है वो इन दोनों के दरमियान स्टैंड अलोन के अंदर, वो है कि इन दोनों जहाज़ों के अंदर, हवाई जहाज़ों में मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ। F-16 के अंदर वो जो ना अलूमिनियम एलॉयज़ लगाए हुए उन्होंने, और उसके अंदर तकरीबन 2.5-3% जो है ना उसके अंदर कंपोजिट मटेरियल लगा हुआ है, 2.5-3%। उसका मतलब है कि उसकी जो स्ट्रक्चर जो है ना, उसकी रिपेयर वगैरह के लिए ना उनको बहुत जाना पड़ता होगा MRO के पर। ये अलूमिनियम जो होता है ना, ये बड़ी जल्दी डिटेरिएट हो जाता है अगर आप उसको ऑपरेशनल ज़्यादा रखें। उसके बरक्स जो है ये J10 के अंदर वो कहते हैं, ये भी एस्टिमेट हुआ है कि इसके अंदर तकरीबन 7 से 8% कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ, हल्का मटेरियल है, अलूमिना किया हुआ है। और ख़ास तौर पर इसके कनार्ड जो है ना, वो जो कहते हैं वो J10 के मुताबिक वो 100% कंपोजिट मटेरियल है। और ये 100% कंपोजिट मटेरियल जो होता है, इसके अंदर एक ढूंढूं मैंने कहाँ, ये मैं गलती नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने ये लिख के रखा हुआ है कि तकरीबन वो जो है J10 का जो उसको कहते हैं CFRP, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर, वो जो है कहते हैं J10 के अंदर ना, ये एस्टिमेट्स हैं कि तकरीबन 12% इस्तेमाल हुआ है। अगर वो 12% इस्तेमाल हुआ ना, इसका मतलब है उसका एम्प्टी वेट जो है ना वो बहुत कम है। जो मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेट जो है ना वो एस्टिमेट हुआ है, अगर ये 12% इसका CFRP इस्तेमाल किया हुआ है, कंपोजिट फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर इस्तेमाल किया ना, तो ये इसका एम्प्टी वेट जो है ना बहुत कम है। और उसकी वजह से एक और चीज़ होती है, अगर ये CFRP जो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एक और होता है, उसको कहते हैं बिस्मिलाइड, BMI रेजन कहते हैं उसको। अगर वो इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से उसका जो रेडार सिग्नेचर जो होता है ना बहुत कम हो जाता है उसका, जो F-16 के अंदर नहीं है। F-16 नज़र आ जाता है। इसके बरक्स मैंने जब 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट हुआ था, तो मैंने इन एयर मार्शल से बात की थी, तो वो कह रहे थे कि जब ये Sukhoi 30 आ रहे थे ना पाकिस्तान की तरफ, कहते थे इतने बड़े थे, ये रेडार सिग्नेचर पर इतना बड़ा जहाज़ नज़र आ रहा था कि शुरू में इनको कुछ हुआ कि भाई ये सिविलियन एयरक्राफ्ट तो नहीं लेके आ रहे इतना बड़ा। बाद में जो था उसकी जब उन्होंने कन्फिग्रेशन, उसकी स्पीड, उसकी हाइट और थोड़ी बहुत मनूवर देखी ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये Sukhoi 30 है। लेकिन इनिशियली रेडार सिग्नेचर उसका इतना बड़ा था, अकॉर्डिंग टू
ये एयर मार्शल जो थे, अब जाके देखना पड़ेगा, मैं उनकी बात के ऊपर एतबार करता हूँ कि इतना बड़ा था कि वो एक PIA का एक जहाज़ होता था ट्विन ऑटर, कहते इतना बड़ा सिग्नेचर आ रहा था उसका, और उनको, और वो था ये कि ये 2019 की बात है, अब तो मुख्तलिफ हो गई है कि वो जब आ रहा था, अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने उसको आगे रखा हुआ था, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बीच में छोटे छोटे दूसरे मिराज 2000, MiG-21 और MiG-29 घुसे थे, लेकिन पाकिस्तानियों बाद में उसकी जो फॉर्मेशन जो थे ना, उसका क्लटर उन्होंने तोड़ दिया था उन्होंने, पाकिस्तान की एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम। तो वो जो था ना इतना बड़ा था कि उनको नज़र आ रहा था, शुरू से ही नज़र आ रहा था कि कहाँ से आ रहे हैं ये, और वो उसकी वजह से कि वो इतना बड़ा था, उसके जब उन्होंने उसका क्लटर तोड़ा तो उनको बीच में नज़र आना शुरू हो गया कि ये इतना बड़ा है, इसके साथ दूसरे डॉट्स जो आ रहे हैं ना, वो मिराज 2000 के, ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, मिराज 2000 के, MiG-29 के, MiG-21 के, उनको नज़र आ गया था पाकिस्तानियों को। अब जो हुआ है, अब तो अगर उन्होंने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनके रफ़ाल और वो Sukhoi 30, MiG-29 और मिराज 2000 अब उन्होंने गिराए, इतने गिराए, 6-7 गिरा दिए। तो मेरा जहाँ तक तजुर्बा है, इन्होंने, पाकिस्तानियों ने उनको देख लिया होगा, बड़ी दूर से देखा होगा उनको। तो वो बात यही है कि वो स्टैंड अलोन लेके आ रहे थे। अब इसकी जो वो CFRP जो है, कार्बन फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर जो है, उसकी खासियत जो होती है कि वो रेडार सिग्नेचर जो होता है ना, वो बहुत कम कर देता है। कई अंदाज़ों के मुताबिक कि अगर वो 12 यानी ये जो अमेरिकन जो हैं, ये मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि ये इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है कि जहाज़ के सिग्नेचर के ऊपर, ग्रोस सिग्नेचर, रेडार ग्रोस सिग्नेचर पर कितना फ़र्क पड़ता है। ये अमेरिकन जो बॉम्बर्स जो हैं, B-52, B-2 और ये F-22, इनका जो दे यूज़ अबाउट 20 to 30% कंपोजिट मटेरियल, 20 से 30%। F-35 भी 20 से 30% करता है, और इनका जो वो जो है रेडार सिग्नेचर जो है ना, वो इतना बड़ा है, F-16 जितना बड़ा नज़र आता है वो, अगर ये कहीं जा रहे होंगे। वो पता है सबको कि जब अमेरिकनों ने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की, तो उनको, मेरा नहीं ख्याल उनको नज़र आया होगा कि ये आ रहा कहाँ से। अब उसके बरक्स जो है, ये जो है इजराइलियों का, जो उन्होंने कहते हैं कि 2 गिरा दिए, एक F-15 गिराया है, एक F-35 गिराया है ईरानियों में, वो जो था ना, वो तो मेरे ख्याल से ये इजरायली एयरफोर्स की गलतियों की वजह से गिरा होगा। इस वजह से वो ये होती है ना कि एक जुनून चढ़ जाता है कि हमारी एयर डोमिनेंस हो गई। एयर डोमिनेंस के बाद ये होता है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो एयरफोर्स के क्लेम करती है हमारी एयर डोमिनेंस हो गई है, वो सबसे पहले होता है अपना गार्ड नीचे कर देती कि अब तो कुछ होने का नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं, उसी दौरान उन्होंने किया होगा, लेकिन भूल जाते हैं कि सरफेस टू एयर सिस्टम जो है ना, वो अभी भी एक्टिव है। अब मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि एयर डोमिनेंस किस तरह है इजरायलियों की। भाई आप 1400 मील दूर से आएँ, आपको एयर डोमिनेंस की क्या ज़रूरत है? आप मार के चले जाएं। एयर डोमिनेंस होती है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो, और जिस तरह हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने अपने 2 दिन के लिए जहाज़ ग्राउंड कर दिए थे, उसका मतलब है एयर डोमिनेंस हो गई, एक्चुअल एयर डोमिनेंस हो गई। तो ये जो है ना, ये स्टेल्थ के ऊपर कार्बन फाइबर जो है ना बहुत इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा आगे चले, ये J-10 के ऊपर। अब मैंने इंजन वगैरह की बात कर ली, अब थोड़ा इनकी वेपनरी के ऊपर बात करें, और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है बात। यहाँ वेपनरी के अंदर ये है कि ये क्लेम करते हैं, ओपन सोर्स वाले क्लेम करते हैं कि J-10 का जो मैक्सिमम पेलोड जो है, मैक्सिमम पेलोड, कि कैसे वेपन्स उठाता है, किधर उठाता है, आप देते, वो कहते हैं इसका पेलोड जो है वो तकरीबन 6000 किलोग्राम है। मैंने नहीं ख्याल 6000 किलोग्राम, उससे ज़्यादा होगा, 7-8 हज़ार किलोग्राम है। इस वजह से अगर कार्बन फाइबर लगा हुआ है और बड़ा इंजन लग जाएगा, WS-10BS लग जाएगा, तो हल्का हो जाएगा जहाज़।
तो उसमें ज़्यादा लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब जहाज़ के अंदर आप हवाई जहाज़ में फाइटर में जितने भी आपने वो लगा दिए वेपन्स लगा दिए, ज़्यादा गैस से टेक ऑफ नहीं करते हो, ज़्यादा जितना हो सके टेक ऑफ करके फिर जाके एयर टू एयर फिलिंग हो जाती है, तो पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बरक्स जो है लॉकहीड मार्टिन क्लेम करती है कि इसका जो वो है F-16 CD जो है उसका मैक्सिमम पे लोड जो है ना तकरीबन 15,000 पाउंड है, 15,000 से थोड़ा सा ऊपर है। वो तो उन्होंने ऑफिशियली क्लेम कर दिया, लेकिन उन्होंने जब भी F-16EF जो है ब्लॉक 80 अमारात का, उसका अभी तक उन्होंने नहीं बताया, उसका अभी तक उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? वो इट्स सीक्रेट, वो नहीं बताना चाहते कितना बड़ा जहाज़ आ रहा। वो ऊपर से अलग बात है, अमाराती उसको इतना एडवांस एयरक्राफ्ट है, उसको वो CS के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बैट एयर सपोर्ट की तरह, ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो अलग बात है, उसके लिए वो जहाज़ बना नहीं है। उनको अब कोई अपनी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो उनको मिल गई थी। अच्छा, अब एक मोड़ पर आके रुकते हैं और इसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात होती है। अब आ रहे हैं हम आर्मामेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। J-10 के ऊपर एक कैनन लगी हुई है 23 मिलीमीटर की। वही कैनन जो है 23 डबल बैरल 23 मिलीमीटर की है, उसको कहते हैं ग्राविस शेपोनोव, रशियन है लेकिन पाकिस्तान खुद बनाता है चीन के साथ मिलके। GSH-23 वो कैनन जो है मेरे ख्याल से इट्स अंडर पावर्ड। वो एटलीस्ट 30 मिलीमीटर की कैनन होनी चाहिए, जो बाकी जहाज़ों में सुकोई 30 के अंदर, मिराज 2000 के अंदर में, इवन मिराज 3 के अंदर 30 मिलीमीटर की कैनन लगी हुई है। ये थोड़ी सी अंडर पावर्ड है। इसके अंदर तकरीबन 250 राउंड है। तो ये अगर ये क्लोज डॉग फाइट के ऊपर आएंगे ना, अगर एयर टू एयर मिसाइल्स ख़त्म हो गया ना, तो ये अंडर पावर्ड काम है। इनको ऊपर लेके आना है, एटलीस्ट 30 मिलीमीटर की गन लगानी चाहिए, कैनन 30 मिलीमीटर की, जिसके पास तकरीबन 250-300 राउंड हो। उसके बरक्स जो है ना, ये F-16 के ऊपर जो है ना, ये इनकी जो लगी हुई है कैनन जो लगी हुई है M61A1 वल्कन 6 बैरल गैटलिंग गन लगी है 20 मिलीमीटर की। बहुत अच्छी कैनन है, बहुत अच्छी है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब F-104 लिए थे, आपने जो लोग जा चुके हैं कराची के PAF म्यूज़ियम में, उधर एक डिस्प्ले पर पड़ी हुई है, 30 मिलीमीटर इलेक्ट्रिकल गन है, बहुत पावरफुल है। उससे एक दो वो उन ज़माने 71 की वॉर में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो F-104 थे वो थोड़े से उनकी शॉर्ट लेगेड थी, तो कई मेरे ख्याल से एक एयर कमोडोर मिडिल कोर्ट थे, वो उसके ऊपर स्टार्फिंग के लिए गए थे सिर्फ कैनन को लेके, और उन्होंने जाके काफ़ी राजस्थान वगैरह में उनके एयर बेसिस के ऊपर काफ़ी हमला किया। देन ही रैन आउट ऑफ गैस। ये कैनन के अंदर मैं आपको एक किस्सा बनाऊँ। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये F-16 के अंदर जो लगी हुई है ना, ये M61A1 लगी हुई है, ये F-104 से बेहतर है। इसके अंदर ये खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रिकली जो होती है ना, ये देखती है, ये जब लॉक इन होता है एयरक्राफ्ट, ये इलेक्ट्रिकली देखता है कि कितने राउंड्स कितनी तेज वेलोसिटी से फायर करना है। उसके अंदर एक छोटा कंप्यूटर लगा है, उसका एमिंग सिस्टम है, वो खुद डिसाइड करता है कि अगर वो पायलट दबाएगा और वो एयरक्राफ्ट जो उसके पीछे आ रहा है, वो 6 के अंदर पीछे आ रहा है, अगर वो दबाएगा वो किस तरफ जाएगा और कितने राउंड मुझे फायर करना है और कितनी वेलोसिटी से फायर करना है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब ये नई कैनन आई थी 80 की दिहाई में, पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो जो डैफा 30 है ना, जो मिराजेस में लगी, उन दोनों को पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिमुलेशन में कंपेयर किया था। ये 80 की दिहाई की बात है। तो जब F-16 का एक उसने ट्रिगर पुल किया था ना, तो F-16 की गैटलिंग गन के अंदर से 122 शेल्स निकले थे, बुलेट्स, कैनन के शेल्स निकले थे। और वो उनकी जो वेलोसिटी जो थी ना, वो इतना उन्होंने डिफरेंट डिस्टेंस क्रिएट किया था कि F-16 यहाँ है, इधर है, उसने यहाँ से फायर किया, और अगर मिराज इधर से आ रहा है, उसने अपनी डेफा 3 किया ना, तो इट टुक द F-16's
Gatling guns, shells to reach the Mirage 3's structure in the time के मिराज के 2 शेल्स सिर्फ निकले थे उसके जहाज़ के अंदर से, अगर हेड ऑन आ रहे थे. वेरी पावरफुल गन. और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको एयर टू ग्राउंड भी ट्राई किया. इट इज़ अ वेरी पावरफुल गन. 20 मिलीमीटर की उसका जो रोटरी गन है, उसके F-16 के अंदर तकरीबन 511 राउंड आते हैं. 511 राउंड बहुत होते हैं. और तो ये इनकी कैपेसिटी है इधर. अब चले ये F-16 के अंदर उन्होंने कई F-16 के ऊपर उनका जो वो है पेलोड जो है वो बढ़ा हुआ है. मैंने जिस तरह बताया ना, वो 15-14 हज़ार से कई जो F-16 जो है उनका अगर विंग स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन हो, जो लॉकहीड मार्टिन कर देते हैं, तो वो जो है ना वो तकरीबन 17,000 पाउंड का जो स्टोर्स उठा सकता है. 17,000. तो मेरे ख्याल से इस हकीर फ़कीर का एस्टिमेट ये है कि ये 17,000 जो है ना J-10 भी उठा सकता है. उसका इंजन इतना बड़ा है, उसका डेड वेट जो है ना वो भी बहुत कम है, तो और वो उठा सकता है. और उसकी काफ़ी कैपेसिटी, उसका डेल्टा विंग देखें ना, उसका बहुत डेल्टा विंग है, बहुत बड़ी कैपेसिटी. अब सिर्फ जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, जो शॉर्ट लेगिंग जो है ना उसके अंदर वो है कैनन की है. और अब आइए मिसाइल्स के ऊपर. दोनों जहाज़ों के ऊपर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स रखे हैं. F-16 के अंदर AIM-9X लगे हुए हैं, जो ऑफ द बोर्ड है साइड वाइंडर. इट्स अ वेरी पोटेंट एयर मिसाइल. J-10 में PL-10 लगे हुए, वो भी इसी की वो तो कहते हैं इससे बेहतर है. AIM साइड वाइंडर X से बेहतर है. अब इट रिमेन्स टू बी सीन. ये पाकिस्तान एयरफोर्स वाले कहते हैं वो बेहतर है, सिर्फ उन्होंने F-16 भी उड़ाया हुआ, J-10 भी उड़ाया हुआ, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स वाले कहते हैं ये बेहतर है. और उसके बाद मीडियम टू लॉन्ग रेंज आया, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम आया. ये हमको पता है कि J-10 जो है ना एज ए स्टैंड अलोन जो है ना, ये फौकियत है इसको F-16 के ऊपर हैंड्स डाउन. वो PL, अगर वो PL-15 है, अब वो PL-17/20 भी आ गया, अगर वो भी कर लेगा ना तो वो तो F-16 को हैंड्स डाउन वो एज ए स्टैंड अलोन वो पीछे छोड़ देगा. अब जो बड़ा, सबसे बड़ा जो आ रहा है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है. सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है ना वो है जो मुझे एयर मार्शल साहब ने बताई थी, बड़ी खूबसूरत बात बताई थी. उन्होंने कहा था कि F-16 जो है ना वो शॉर्ट लेगेड है, छोटा है, उसकी टांगें छोटी हैं. मैंने कहा किस वजह से? कि इट डज़ नॉट हैव, अमरीकनों ने किसी अब तक देना शुरू कर दिया. जब उनको ऑफ़र किए थे पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तानियों को उन्होंने सवाए J-10 के, J-10 इज़ अ डम जॉइंट जो बम है, उसके 2,000 पाउंड का बम है, उसके ऊपर उन्होंने किट्स ला दिया. वो ज़्यादा से 40-50 किलोमीटर जाके वो टारगेट को मारता है. लेकिन F-16 के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है जो अब उन्होंने लगाना शुरू किया, जो उन्होंने पाकिस्तान को भी कभी ऑफर नहीं किया, कि दे आर सी फर्स्ट शूट फर्स्ट. इस कैपेसिटी के अंदर सी फर्स्ट शूट फर्स्ट, एयर टू ग्राउंड, इसके अंदर JF-17 भी F-16 को पीछे छोड़ देता है विद इट्स CM-402 और CM-802. ये दोनों में लगे हुए हैं. F-16 में भी लगे, JF-17 में भी लगे हुए, और उसमें भी लगे हुए हैं, J-10s में भी लगे. इस कैपेसिटी, इस कैटेगरी के अंदर ना F-16 जो है ना वो बहुत पीछे, पाकिस्तान एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ. और JF-17 जो है वो ब्लॉक 3 जो है, ये JF-16 ब्लॉक 72 को भी उसने पीछे छोड़ा हुआ है. और ये अमेरिकन जान से नहीं देते हैं ये वेपन्स किसी को. इन्होंने अपने दूसरे दोस्तों को दिए हुए, जिस तरह मैं इनका एक है, उसकी मैं तस्वीर डाल दूंगा यहाँ. एक इनका है AGM-158, इसको कहते हैं जैसम.
जॉइंट एयर सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसकी रेंज बहुत कम है, 230 मील है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दिए हुए हैं, फिनलैंड को दिए हुए हैं, पोलैंड को दिए हैं और नेदरलैंड्स को दिए हुए हैं। फिर एक और इनका आया हुआ है, वो इंटीग्रेट हो रहा है अभी, वो जॉइंट स्ट्राइक है, प्रोग्राम है, वो AGM, उसका मुझे याद नहीं है, मैं डाल दूंगा उसका भी। वो उन्होंने नॉर्वे को दिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी और जापान को, और अपनी नेवी वगैरह को दिए हुए हैं। सऊदी अरेबिया को भी मेरे ख्याल से दिए हैं। उसकी स्पीड जो है पॉइंट ऑलमोस्ट मार्क 1 है, लेकिन उसकी रेंज जो है 115 मील है, 200 किलोमीटर होगी। तो इस कैटेगरी के अंदर J-10 को तो आप छोड़ देना, JF-17 ब्लॉक 3 वो भी F-16 को पीछे छोड़ देता है। अब मसला ये है कि अमेरिका इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी वेपनरी हमारे जहाज़ों के ऊपर लगाएं, इजाज़त नहीं देता। चीन तो दे देता है, आप जो मर्ज़ी लगा लें, जो कुछ बन के आता है चीन से। आपकी रिसर्च चीन से क्या, गिड्स का कोई भी GIDS जो पाकिस्तान की लोकल प्राइवेट वेंचर जो है, उसका भी कोई मिसाइल आए तो वो भी लगा सकते हैं आप J-10 JF-17 के अंदर। तो मुख्तलिस खुलासा ये था कि, और उसके बाद रेडार्स के ऊपर चलें, दोनों के तीनों जहाज़ों के ऊपर, JF-17, J-10CE और F-16 ब्लॉक 72 के अंदर उन AESA रेडार्स लगे। अमेरिकनों की तो AESA रेडार्स की तो कैपेबिलिटी उन्होंने बेचना था। मैं वो लॉकहीड मार्टिन का मैंने पिछली बार भी डाला था, मैं दोबारा डाल दूंगा। वो उन्होंने बताया वो उनका AESA रेडार जो है ना, उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है। पाकिस्तानियों ने ज़्यादा नहीं बताया, अच्छा नहीं बताया। क्यों बताएं भैया हम आपको, आप गेस वर्क करते रहे। ठीक है, हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने PL-15 से 100 किलोमीटर पर जहाज़ कर दिया, ठीक है, वो AB इक्वेशन से उन्होंने किया। हम क्यों बताएं कि हमारे दोनों बैकबोन फाइटर्स का क्या रेंज, रेडार्स का, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बता तो दिया। CM-402 ने तो बता दिया कि किस तरह मार सकते हैं। और उसके अलावा तो दूसरे भी जो आ रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स चीन भी बना रहा है। और कल 2 सितंबर को मैं आप अपने नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा, अगर आप जागे हुए होंगे, 2 सितंबर को चीन की परेड है, मिलिट्री परेड है, वो देखने वाली होगी। ये 3 साल के बाद हो रही है उनकी परेड। पहले हुई थी, कोविड से पहले हुई थी, जी हाँ, कोविड से पहले हुई थी। ये 5 साल के बाद परेड हो रही है इनकी। और जो कोविड वाली, जो कोविड से पहले जो उन्होंने चीनियों ने अपनी एनिवर्सरी की थी, जिसमें उन्होंने जापान को डिफीट किया था, पीपल्स रिपब्लिक, उसकी विक्ट्री परेड जो थी ना, उसके अंदर मैं जानता हूँ एक 2 अमेरिकन जनरल, रिटायर्ड जनरल, तो उन्होंने कहा था कि चीनियों ने स्केरी वेपन्स दिखाए थे, डरे हुए, जिससे हर कोई सहम गया था। तो ये जो है, मैं आपसे सबसे कहूँगा, देखिएगा वो परेड, यानी आप या तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, लेकिन अगर लाइव देखनी है मैं तो देखूँगा, ताकि मुझे नज़र आए कि ये क्या हथियार लेके आ रहे हैं। और दरअसल बात ये कि जो भी पाकिस्तान चीन हथियार दिखाते हैं ना, उसके 2-4 साल के बाद वो पाकिस्तान के अंदर उतरे हुए होते हैं। तो ये आज का थोड़ा बहुत प्रोग्राम था। अब मैंने ये इस वजह से स्टैंड अलोन आप दोनों के सामने कंपेयर किया है कि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान एयरफोर्स को थोड़ा बहुत अपग्रेड हो जाए, F-16 ठीक है, अगर उनको AMRAAM-D दे दें तो ठीक रहेगा। इससे मुझे याद है वो जब 2003-4-5 के अंदर इन्होंने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने चार्ली डेल्टा F-16 की डील करना शुरू की थी, बातचीत करना शुरू की थी, तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा था कि आप हमको इसके ऊपर हारपून, एयर टू ग्राउंड हारपून दे दें। अमेरिका ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे आपको। इससे इट इज़ एक्चुअली अ स्टैंड ऑफ मिसाइल। वो अमेरिका ने बोल दिया भाई ये तो नेवी के लिए है,
आपको क्यों चाहिए? हमको पता है कि आप हिंदुस्तान के ऊपर मारेंगे 70-80 मील दूर से। तो बाद में तो उन्होंने पाकिस्तान नेवी के ओरायंस के ऊपर तो लगा के दे दिया था उन्होंने। अब अमेरिकन को ये नहीं पता कि पाकिस्तानी नेवी जो ओरायंस भी लेके जाके हिंदुस्तान के ईस्टर्न उनके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर मार सकती है उनको। कभी अमेरिकन भी अजीब अजीब लोग होते हैं, तो उसका ज़्यादा पता नहीं। तो बस ये मेरा थोड़ा प्रोग्राम ये थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैंने आप लोगों को यही बताना था कि ये इसकी कैपेसिटी क्या है। ये स्टैंड अलोन J-10CE और F-16V ब्लॉक 72 के अंदर अगर इनको स्टैंड अलोन कंपेयर किया जो क्या, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है कि J-10 जो है ना F-16V जो है 72 से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत आला जहाज़ है। अब वो आखिरी खबरें मैंने पहले पढ़ा था कि 18 है, अब उन्होंने कहा कि 15 है। एक 15 स्क्वाड्रन के अंदर 25 जहाज़ हैं, एक ही एयर बेस के ऊपर है। आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा रहे हैं जब तक वो बाकी 15 नहीं आएंगे, जिसकी वजह से वो 2 और स्क्वाड्रन उसको रेस करेंगे, तो फिर वो बात उधर तक चली जाएगी, तो F-16s आ जाएंगे, सॉरी J-10s आ जाएंगे, तो उसमें और भी होंगी। और एक मैं आपको बात बताता चलूँ, ये कनार्ड्स जो होते हैं ना, जो आगे लगे हुए होते हैं, ये डॉग फाइट एयर टू एयर के अंदर दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, एक्सेप्शनली वेल। इस वजह से वो एयरक्राफ्ट की जो नोज होती है ना, जब टाइट टर्न कर रहा होता है ना एयरक्राफ्ट, और उसका पूरा आफ्टर बर्नर चल रहा होता है, वो टाइट टर्न जब कर रहा होता है ना एयरक्राफ्ट, तो उसकी नॉर्मली जो होती है ना, उसकी नोज़ जो होती है ना, वो नीचे आना शुरू हो जाती है। अगर वो किसी के पीछे भी जा रहा है और वो टाइट टर्न कर रहा है उसके पीछे, ये जो पीछे आ रहा होगा ना, उसकी थोड़ी सी नोज़ नीचे जाना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप कनार्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो आगे वाले, उसकी वजह से जो होती है ना, नोज़ जो होती है ना, ऊपर ही रहती है, एंड इट डज़ नॉट लूज़ इट्स रेट ऑफ टर्न एंड इट डज़ नॉट लूज़ द हाइट, उसी के अंदर रहता है वो। तो वो आगे वाला जहाज़ जो है ना, उसकी हालत बुरी होती है, वो जो भी मनूवर करता रहे। लेकिन वो जो पीछे वाला आता है, जब वो उसकी 6 के ऊपर आ जाता है, तो वो उसको अच्छी तरीके से ले आता है उसको। इसी वजह से मैं ये इसके पर ख़त्म करता हूँ कि ये J-10 और JF-17 के अंदर उसकी जो 23 मिलीमीटर की गन है ना, ट्विन बैरल है, उसको एटलीस्ट 30 मिलीमीटर तो होना चाहिए, ताकि पटाखा तो बचे ना ज़ोर से। 23 मिलीमीटर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 30 मिलीमीटर होता है, उसके अंदर बहुत जान होती है। तो जब तक इजाज़त है, मैं मेरे ख्याल से एक और करूँगा इस मौजू पर, नहीं किसी ये पाकिस्तान में जो सैलाब वगैरह आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह, मेरी थोड़ी रिसर्च चल रही है, तो मैं उसकी बुनियाद के ऊपर मैं कोशिश करूँगा आज कर लूँ, लेकिन इंशाल्लाह अगर नहीं हुआ तो मैं कल ज़रूर करूँगा। जब तक की इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह। वो मैं आखिर में हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि आपका फ़ीडबैक जो है वो इट इज़ द बेस्ट, दीजिए आप मुझे फ़ीडबैक। और कई लोगों ने मुझे कहा है कि आप Z-10ME को कंपेयर करें अपैचीज़ के साथ, मैं कर दूंगा, लेकिन मैं एक बात बताना चलूँ कि Z-10ME2 जो पाकिस्तान आर्मी के पास है और अपैची का ना कोई कंपैरिजन नहीं। अपैची इज़ अ हैवी ड्यूटी, हैवी वेट हेलीकॉप्टर, बहुत हैवी वेट हेलीकॉप्टर है। उसके बरक्स जो है ना Z-10ME, it is a light attack helicopter. It has a lot of punch, लेकिन it is a light attack helicopter. जब तक की इजाज़त है, मैं एक और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उसके ऊपर, फिर वो लोग कहेंगे ये सियासत के ऊपर चला गया। फीडबैक के ऊपर दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, दें आप कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप बताएं पाकिस्तान ने कौन से उनके एयर बेसिस के ऊपर बताया। वो अभी तक पाकिस्तानियों ने ख़ुद नहीं बताया, हिंदुस्तानियों ने तो बोलना शुरू कर दिया कि हमने भी आपके 6-7 जहाज़ गिराए। परसों तक ट्रंप ने दोबारा बोल दिया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 6-7 जहाज़ गिराए, उसके ऊपर उनको और मिर्चें लग रही हैं। एक तो ये ट्रंप भी अजीब आदमी है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। खैर, जब तक की इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह आज
अगर वक्त मिला, मेरी रिसर्च पूरी होगी, तो मैं पाकिस्तान के जो सैलाब जो है ना उनके ऊपर एक अच्छी बात करना चाहता हूँ, ताकि लोग समझें और उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। सवालिया निशान उठाएं लोगों से, भाई ये क्या कह रहे हैं आप, क्यों कह रहे हैं, सही। फिर इंशाल्लाह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जब फ़ी अमानिल्लाह फिर आखिरी वक्त पर दोबारा बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।